एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। तो ये इस चैप्टर की आखिरी क्लास है और इसमें जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं अभी तक वो सब यूज होंगे। हमने इस बुक का गणित मंजरी का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सारे एक्सरसाइज सब कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप इतनी क्लासेस को भी देख लोगे तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म इज -7। आपको एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल लिखनी है जिसके अंदर x स्क्वायर को कोफिशिएंट -7 होना चाहिए। अब ऐसे तो आप कितनी सारी ही पॉलिनोमियल को लिख सकते हो, बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि डिग्री होनी चाहिए 3 और x स्क्वायर कोफिशिएंट होना चाहिए -7। आपके जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर जो दो कंडीशन लगाई हुई है उनको समझो। यहाँ पे बोला गया है कि डिग्री 3 होनी चाहिए, दैट मीन्स जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो जाता है तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इसकी डिग्री 3 नहीं होगी। इसलिए ए के पास 0 को छोड़कर कितनी सारी चॉइस है, आप ए को कुछ भी रख दो, कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, कुछ भी, बस 0 नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब बी आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, ये क्या होगा -7 होगा। तो बी के पास एक चॉइस है सिर्फ कि ये हो सकता है -7। अब आप यहाँ पर ए सी डी की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कोई भी एक लिख देती हूँ। 5x³ -7x स्क्वायर +1 बन गई पॉलिनोमियल। और लिख देती हूँ एक और, 6x³ +5 बन गई एक और पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो मैंने एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिया है, सॉरी अभी गलत बनी है, ये देखो गलत क्या बनी है। यहाँ पे बोला गया था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -7 होना है, यहाँ तो मैंने एक्स स्क्वायर खत्म ही कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं इसको सही कर देती हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं -7x²। देखो अब ये बन गई एक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट टर्म को 0 लिख लिया। एक और बना सकते हो, x³ -7x² +1 बन गई एक और पॉलिनोमियल। तो कितनी भी पॉलिनोमियल आप बना सकते हो, बस ये दो बातों का ध्यान रखना कि a को 0 नहीं लेना और b को -7 ही लोगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो आंसर है वो हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने हिसाब से अपने पॉलिनोमियल को लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। आपको पॉलिनोमियल के वैल्यू को फाइंड करना है जो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। तो फर्स्ट की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां पर आपको x दिख रहा है वहां वहां पर आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है। सो फर्स्ट में लिखते हैं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 +7। सो 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज 5, और ये 3 इंटू 1 3, देन +7। अब देखो एक ये प्लस का एक ये प्लस का है, प्लस 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 होता है, दैट मीन्स 12 आ गया यहाँ से। -3 को हमने कुछ भी नहीं करा तो ये एज इट इज, देन 12 - 3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है 9। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको करते हैं। यहाँ पे आपको t के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है a को। सो ये हो जाएगा 4t³ मतलब a³ -a² +6। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है वो इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ना ही तो उसमें ऐड कर सकती हो ना ही माइनस कर सकती हो, क्योंकि तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। ऐड और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म के साथ होता है। यहाँ पे a³ वाला सिर्फ यही है, a² वाला सिर्फ यही है और कांस्टेंट पार्ट यही है, तो एक जैसा कोई भी दिख रहा तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। एक एक चीज को पढ़ो और उसको समझो। बोला गया है कि अगर हम एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, हम क्या करते हैं एक नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। ठीक है, लेट द नंबर बी x। अब हमें क्या बोला गया है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5/2 से। ठीक है, x इंटू 5/2। आगे बोला गया है एंड एड 2/3, ऐड करना है 2/3 को किसमें, टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आया है इसके अंदर आपको ऐड करना है 2/3। ठीक है, +2/3।
फिर बोला गया वी गेट -7/12। इसको करने पर हमको क्या मिलेगा, -7/12। तो ये इक्वल हो जाएगा -7/12 के। तो आपको फाइंड करना है वो नंबर, दैट मीन्स आपको ये x फाइंड करना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, अगर हम एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड 2/3 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट, हमको मिलेगा क्या, -7/12। तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। अब आपको यहाँ पर काम क्या है, इस x की वैल्यू को फाइंड करने का। सो ये हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। अब देखो ये x वाली टर्म है, ये विदाउट x, तो मैं क्या करती हूँ, इसको उधर भेज देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी विदाउट x वाली ही टर्म है। सो ये हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 देन -2/3। अब देखो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दैट मीन्स आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 और 12 का एलसीएम होता है 12। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो, नीचे वाले नंबर से हम करते हैं डिवाइड और ऊपर वाले से करते हैं मल्टीप्लाई। मतलब इसको डिवाइड करो इसके साथ, तो इसके टेबल में कितने बार में आता है, ये 1 बार में। अब 1 को रखो अपने माइंड में, उस 1 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू -7 क्या हो जाएगा, -7। ये वाला माइनस एज इट इज। अब देखो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में। 4 को रखो अपने माइंड में और 4 को मल्टीप्लाई कर दो इसके न्यूमरेटर से, मतलब 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, सो नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये हो जाएगा 5x/2 देन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15, और क्योंकि बड़ा 8 है, 8 के आगे माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या है, माइनस। ठीक है, सो ये हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ से x के साथ 2 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -15/12 इंटू 2/5। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा और 3 2 जा 6। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 वो नंबर है जिसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसमें 2/3 को ऐड करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा -7/12। ठीक है, सो हेंस द नंबर इज, hence the number is -1/2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है कोई जो कि दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स मतलब होता है उसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाना। ठीक है, एक होता है 5 मोर, ठीक है, एक होता है 5 टाइम्स। जब मोर की बात हो तो उसके अंदर आपको ऐड करने होगा 5 को। जब 5 टाइम्स की बात हो तो उसमें आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, कोई चीज 5 गुना हो गई है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 टाइम्स है किसी दूसरे नंबर का। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, अगर हम दोनों नंबर्स में 21 को ऐड कर दें, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स, जो हमारे नए नंबर आए हैं ऐड करने के बाद, उनमें से कोई एक नंबर दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो वो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। अब ठीक है, अगर दो नंबर्स की बात हो रही है तो उसमें से कोई एक छोटा होगा और कोई बड़ा होगा, तो मैं उनको लेट कर लेती हूँ कि एक जो मेरा नंबर है x, तो दूसरा क्या बन जाएगा, 5x। बोला गया है ना, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या बन जाएगा, 5x। अब मैं पहले लिखती हूँ इस बात को, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, then larger number बी 5x। यहाँ तक चीजें क्लियर। छोटे वाले को मैंने लेट कर लिया x, तो बड़े वाला क्या बन जाएगा आपका 5x। ये थी यहाँ तक की बात। बोला गया है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर हम दोनों में 21 को ऐड कर दें। ठीक है, इतना करते हैं। आफ्टर एडिंग
21। सो न्यू नंबर्स जो बनकर आएंगे वो क्या होंगे, न्यू नंबर्स आर, ये हो जाएगा x प्लस 21 और दूसरे वाला हो जाएगा 5x प्लस 21। अब एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो ये x है, ये 5x है, तो इसमें से बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली 5x वाला बड़ा होगा। अब मुझे यहाँ से पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, जो बड़ा वाला होगा यहाँ से वही तो ट्वाइस हुआ होगा दूसरे वाले का। ठीक है, अब यहाँ से कैसे पता लगाएंगे, ये जो अमाउंट है 21, ये तो दोनों में सेम है, तो हम बड़ा किससे डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ से इस x से डिसाइड कर रहे हैं। अब इसमें ये बड़ा है या ये बड़ा है, ऑब्वियसली 5x बड़ा है, तो दैट मीन्स ये वाला नंबर जो है वो ट्वाइस हुआ है दूसरे वाले का, मतलब इसका। तो ये वाला नंबर ट्वाइस हुआ है इस वाले नंबर का। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, ये होगा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 21 इसका ट्वाइस। ठीक है, सो ये वाला नंबर ट्वाइस हुआ है इस वाले का, यही यहाँ पे बोला गया था। देन वन ऑफ द न्यू नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर दूसरे वाले का ट्वाइस हो जाएगा। तो हमें ये खुद पता लगाना था पहले कि इसमें से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है। अब ऑब्वियसली अगर ये हम वाला हमारा बड़ा है तो यही तो इस वाले का ट्वाइस होगा, सडनली ये थोड़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना हमारा क्या, इस वाले का ट्वाइस। तो आपको वो नंबर फाइंड करने हैं। तो अब आपका काम क्या है, वो नंबर फाइंड करने का जो हमने लेट किए थे, मतलब x और 5x को फाइंड करने का। तो अगर मुझे x और 5x फाइंड करना है तो मुझे इसको सॉल्व करना होगा पहले x की वैल्यू के लिए। सो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर 2 है, दैट मीन्स 2 दोनों के पास होगा मल्टीप्लाई, दोनों के पास जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5x प्लस 21, ये हो जाएगा 2x और यहाँ से आएगा 2 और ये आएगा 4, तो 42। अब देखो ये x वाली टर्म है, ये x वाली, इनको एक साथ रखते हैं और इन दोनों को एक साथ रखते हैं। सो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21। सो यहाँ से आएगा 3x और यहाँ से आएगा 21। सो x की वैल्यू हो गई 21 डिवाइड बाई 3, दैट इज x इज इक्वल टू 7। सो आपका एक नंबर क्या आया 7, दूसरा क्या आएगा 5 इंटू 7 मतलब 35। सो स्मॉलर नंबर, सो द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 7, लार्जर नंबर 5x था, मतलब 5 इंटू 7 35। So therefore the numbers are 7 and 35. The two numbers are 7 and 30. Next है question number 5. If you have 800 rupees and you save 250 rupees every month, अगर आपके पास 800 rupees हैं और आप हर महीने 250 rupees सेव कर रहे हो, find the amount you have after 6 month 2 years. आपके पास 6 मंथ के बाद और 2 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट होगा, ये पूछा गया है। एक्सप्रेस दिस एज लीनियर पैटर्न, आपको एक लीनियर पैटर्न भी फॉर्म करना है। लीनियर पैटर्न बोल दो या लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो, रूल बोल दो, फॉर्मूला बोल दो, कुछ भी बोल दो, वो आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को इसमें एक्सप्रेस करना है। तो पहले हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं। एक साइड में लिखती हूँ अमाउंट और एक साइड में लिखती हूँ नंबर ऑफ मंथ। सो नंबर ऑफ मंथ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ अमाउंट। अब देखो अगर मैं आपसे इनिशियली पूछूं, स्टार्टिंग में इनिशियली अगर मैं 0 मंथ पे पूछूं तो स्टार्टिंग में आपके पास अमाउंट कितना था 800। अब आपने 1 मंथ का 250 सेव किया, दैट मीन्स इस अमाउंट में आपका 250 ऐड हो गया। तो 1 मंथ पे कितना अमाउंट हो जाएगा आपका 800 प्लस 250, दैट इज 1050। तो 1 मंथ के एंड पे या फिर मैं एक महीने बाद बोलूं, आपके पास जो अमाउंट होगा वो इतना होगा। ऐसे ही अगर हम 2 मंथ के लिए देखें तो फिर से आपने 250 को सेव कर लिया, सो ये हो जाएगा 1300, दैट मीन्स 1300। ऐसे ही 3 मंथ के लिए फिर से 250 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1550 और 4 मंथ के लिए हो जाएगा
1800। तो 2 मंथ के बाद इतना अमाउंट होगा, 3 मंथ्स के बाद इतना अमाउंट, और 4 मंथ्स के बाद इतना अमाउंट। अब ये जो हमने अमाउंट्स निकाले हैं इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक्चुअली ये आए कैसे हैं, तभी हम एक लीनियर पैटर्न को फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला, एक लीनियर पॉलिनोमियल जनरेट कर पाएंगे। तो हम करते हैं इसको, एक साइड में लिखती हूँ मंथ, दूसरी साइड लिख देती हूँ अमाउंट। सो मंथ, और इधर लिखती हूँ मैं अमाउंट। स्टार्टिंग में देखें 0 पे जो हमारी इनिशियल अमाउंट थी वो 800 है। 1 मंथ बाद कितना होगा, 800 तो था ही था, साथ ही 1 मंथ का 250 इसके अंदर ऐड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट कितना आया, 1050। जब आपने सेकंड मंथ के लिए देखा तो 800 तो था ही था, साथ ही साथ 1 मंथ का 250, सेकंड मंथ का फिर से 250, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 2। सो यहाँ से सॉल्व करने पाएगा 1300। देन 3 मंथ्स के बाद कितना होगा, 800 प्लस 250 इंटू 3, सो 1550। 4 मंथ के बाद होगा 800 प्लस 250 इंटू 4, दैट इज 1800। ठीक है, अब मैं इसको भी लिख सकती हूँ ऐसे ही, 250 इंटू 0 इज इक्वल टू 800। अब देखो इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, जो हमारी इनिशियल अमाउंट थी, जितना हमारे पास था पहले से ही, उसमें हम हर महीने का जो सेविंग है उसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये सब में सेम है, ये सब में सेम है, आपके यहाँ पे मंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मैं अगर इन जनरल यहाँ पे लिखूँ, किसी n मंथ के लिए देखूँ, ठीक है, सो n मंथ पे क्या हो जाएगा, 800 एज इट इज। हमें नहीं पता यहाँ पे n क्या है, कोई भी मंथ हो सकता है जिसके एंड पर हम अमाउंट देख रहे हैं। सो प्लस 250 इंटू एन, तो आफ्टर n मंथ अमाउंट कितनी होगी आपकी, 800 प्लस 250 इंटू एन। यहाँ पर n किसका काम कर रहा है, मंथ का काम कर रहा है। आप यहाँ पे n को डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपके पास अमाउंट आती जाएगी। जब 0 करोगे तो स्टार्टिंग मंथ के लिए, जब 1 करोगे तो 1 मंथ के बाद कितनी होगी, ऐसे ही जब आप n को 2 लोगे तो यहाँ पे 2 मंथ के बाद कितना अमाउंट होगा वो निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा लीनियर पैटर्न है वो क्या बनकर आया, ये। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस बात को। सो द लीनियर पैटर्न क्या है, 800 प्लस 250 इंटू एन। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं हम। पूछा गया है आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ बाद कितनी होगी, तो आपको इस बार एन की वैल्यू को 6 लेना है। सो फर्स्ट पार्ट में अमाउंट आफ्टर n मंथ्स, ये होगा 800 प्लस 250 इंटू एन, और ये होगा 800 प्लस 250 इंटू 6। ठीक है, तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1500, देन ऐड करने पे आएगा 2300 रुपीज़। दैट मीन्स आपके 6 मंथ बाद जो अमाउंट होगी वो 2300 रुपीज़ होगी। अब आपसे पूछा गया सेकंड पार्ट के अंदर कि 2 इयर्स बाद कितनी होगी। अब देखो जो भी हमने अभी तक यहाँ पे टाइम लिया है हमारा सब मंथ में चल रहा है, तो पहले मुझे इस ईयर को मंथ वाइज देखना होगा। अब एक ईयर में 12 मंथ्स होंगे, तो 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, 24 मंथ्स। तो इस बार आपको 24 मंथ्स के लिए फाइंड करना है। सो सेकेंड पार्ट, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, मतलब 24 मंथ्स। तो इस बार n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24। सो अमाउंट आफ्टर 24 मंथ्स इज इक्वल टू 800 प्लस 250 इंटू 24। सो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 20 देन 10, यहाँ से जाएगा 10 कैरी 1 5, तो ये आ गया 006, और एक 0 ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा 6000।
ठीक है, अब इसको कर दो ऐड, तो ये आ जाएगा 6,800 रुपीज़। दैट मीन्स 2 ईयर्स बाद जो आपकी अमाउंट होगी वो 6,800 रुपीज़ होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we get 143. find both the numbers. अब 2 मिनट के लिए पहले एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 243, इसको अगर मैं रीड करूं तो ये पूरा एक नंबर है 243, बट इसके अंदर डिजिट कितनी है, 3 डिजिट है। ये नंबर जो बना है वो 3 डिजिट से मिलकर बना है। ठीक है, तो 3 डिजिट में वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। ऐसे ही यहाँ पर जो नंबर लिया गया है वो 2 डिजिट का नंबर लिया गया है जिसके अंदर सिर्फ 2 प्लेस होंगे। एक होगा यूनिट प्लेस, दूसरा होगा टेंस प्लेस। इसको वंस और टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो 2 प्लेस का है, तो एक प्लेस यहाँ पर वंस वाला और एक होगा टेंस प्लेस वाला। अब आपको एक 2 डिजिट का नंबर लेना है। इनके डिजिट कुछ इस तरीके की होंगी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी जो डिजिट होंगी उनका माइनस करने पे क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे डिजिट क्या है, तो मैं लेट कर लेती हूँ कि इस नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो y है और जो टेंस प्लेस है वो x है। यहाँ पर x y इस नंबर के डिजिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब डिजिट का काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ये कोई सिंगल वो होगा, 0 से लेके 9 तक का कोई नंबर होगा, सिंगल डिजिट होगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर मैं इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब x जो है वो वंस प्लेस पे कर दूं और y को कर दूं टेंस प्लेस पे, तो ये जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, yx। अब ये जो नया नंबर बना है इसका वंस प्लेस x है और टेंस प्लेस y है। आगे बोला गया एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, जो हमारा नया नंबर बना है मैं इसको ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड कर दूं, तो ऐड करने पे क्या आएगा, 143। ठीक है, तो ये था मेरा क्या, न्यू नंबर। अगर मैं इस नंबर को ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड कर दूं तो ऐड करने पे क्या आएगा, 143। ठीक है, अब एक चीज समझो, जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे एक नंबर मैंने दिया हुआ है 243, ठीक है, ये एक नंबर है। इसकी अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म पूछूं आपसे तो वो क्या होगी, 200 + 40 + 3। ठीक है, ऐसे ही एक्स वाई एक नंबर ही तो है, ये एक नंबर है जिसका ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। तो अगर मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पूछूं, यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म आया कैसे, हमने पहले वाले को मल्टीप्लाई किया 100 से क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट थी, फिर इस वाले को किया 10 से और फिर 3 को किया 1 से। ऐसे ही यहाँ पर जो x है वो टेंस प्लेस पर है, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10x और प्लस y। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा दूसरा नंबर है yx, ये हो जाएगा 10y + x। ये कुछ नहीं किया है, जस्ट एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज किया है। जैसे यहाँ पर ये 3 डिजिट का नंबर था, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से होगा। ऐसे ही ये एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। तो जो टेंस प्लेस पे आता है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है और जो वंस प्लेस पे होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये टेंस प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ये वंस प्लेस पर है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले मैं इन सब बातों को लैंग्वेज में लिख देती हूँ प्रॉपर तरीके से। लेट द टेंस डिजिट बी x and the unit digit be y। ठीक है, so then the original number be x y। अगर मैं टेंस प्लेस को x लेट कर लूँ, यूनिट प्लेस को y लेट कर लूँ, तो जो मेरा नया नंबर बनकर आएगा, मतलब जो ओरिजिनल नंबर बना है वो क्या बना है, एक्स वाई बना है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब है वंस वाले को टेंस पे बना दो और टेंस वाले को वंस पे बना दो, मतलब आपस में उनको इंटरचेंज कर दो। सो जो हमारा न्यू नंबर बनेगा इंटरचेंज करने के बाद वो क्या होगा, वाई एक्स। द इंटरचेंज नंबर इज इक्वल टू वाई एक्स। अब देखो, इसको मैं यहाँ से लिख सकती हूँ
10x प्लस वाई, और इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ से 10y प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। ये हमने यहाँ तक का काम कर लिया। अब आगे क्या बोला गया है, एंड द रिजल्टिंग नंबर, जो ये नया नंबर आया, इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर। अगर मैं इसको ओरिजिनल के साथ ऐड करूँ, ठीक है, ऐड कर देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अगर ऐड हो ओरिजिनल नंबर के साथ तो हमको आंसर में क्या मिल रहा है, 143। सो ये हो जाएगा 143। अब इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 10y प्लस एक्स, और इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 143। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये y वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा 11। ऐसे ही यहाँ से आएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143। दोनों से 11 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11x प्लस वाई इज इक्वल टू 143। अब 11 जाएगा उधर डिवाइड होने के लिए, तो ये होगा 143 डिवाइड बाई 11। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा 13। अब देखो, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y पता होना चाहिए, और अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x पता होना चाहिए। दैट मीन्स मेरा इससे तो काम कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं अगर इसको y को उधर भेजूँ तब भी आप x तो फाइंड नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि एक वेरिएबल तो अभी प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है तो किसी एक की वैल्यू पहले पता करनी पड़ेगी। तो मैं एक और इक्वेशन बनाऊंगी। एक चीज और याद रखो, आपके पास जितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, तो जितने वेरिएबल होते हैं एटलीस्ट आपको उतनी इक्वेशन की जरूरत होती है। तो अगर यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो आपको इक्वेशन भी दो चाहिए होंगी। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई है, दूसरी बनाते हैं पहली वाली कंडीशन से। पहली कंडीशन में क्या बोला गया था, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। जो दोनों का डिफरेंस है डिजिट्स का वो कितना आएगा, 3। बस अब इस बात को यूज करते हैं, द डिजिट्स डिफर बाय 3। सो x माइनस वाई, डिफर मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, क्या आएगा इसका 3। अब देखो, एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। अब या तो इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे y एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों को ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा। सो ऐड 1 एंड 2। सो जो आपकी लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड से ऐड कर दो, और जो राइट साइड है उसको राइट साइड में ऐड कर दो। सो ये हो जाएगा इधर 2x, ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 16। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 16/2। सो x इज इक्वल टू 8। अब आपने एक वैल्यू फाइंड कर ली x, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक में। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of x in equation number 1। so x plus y is equal to 13। ये हो जाएगा 8 plus y is equal to 13, then y is equal to 13 minus 8। ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, सो आपने x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया। अब x y क्या था, उस नंबर की डिजिट थी। सो आपका जो नंबर बनेगा, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर वो क्या था, एक्स वाई। सो एक्स के प्लेस पे एक्स और वाई के प्लेस पे वाई। दैट मीन्स जो ओरिजिनल नंबर था वो आपका 85 था, और इंटरचेंज करने के बाद क्या रहा होगा, 58। ठीक है, एंड द इंटरचेंज्ड नंबर वाई एक्स, ये होगा 58। तो जो दो नंबर पूछे गए थे ना, फाइंड बोथ द नंबर्स, तो बोथ द नंबर में दोनों पूछे गए थे, ओरिजिनल वाले भी और इंटरचेंज वाला भी। सो ओरिजिनल वाला आया है आपका 58 और 85, और इंटरचेंज वाला आया है 58। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 85 एंड 58। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हेंस द टू नंबर्स आर 85 एंड 58। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, बार बार पढ़ लेना इसको, समझ लेना, और स्टार लगा लो इस पर।
3-4 स्टार जितने भी लगाने लगा लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, y इंटरसेप्ट्स, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट द y एक्सिस। आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं, इनके ग्राफ बनाने के लिए बोला है, साथ ही साथ इनका स्लोप, y इंटरसेप्ट और कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोला है। अब देखो ये जो इक्वेशंस हैं ये सारी लीनियर इक्वेशंस हैं, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, एक लाइन बनेगा। तो इन लाइंस का स्लोप फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, और जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो कट करेगी उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी लाइंस होंगी जो आपस में पैरेलल होंगी। अब ड्रॉ हम बाद में करते हैं, पहले ये बाकी सारी चीजें बताते हैं। अब जो हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की होती है, ठीक है। अब हमें इन इक्वेशंस को इसके साथ कंपेयर करना है और ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है। ए यहाँ पर हमें बताता है स्लोप ऑफ लाइन और बी बताता है y इंटरसेप्ट, मतलब y की वो वैल्यू जिस पर वो लाइन y एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें, यहाँ से आपका स्लोप हो जाएगा -3 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 4, और ये जो हमारा पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा 0,4, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे 4 आंसर नहीं कर सकती, 4 गलत हो जाएगा क्योंकि ये अभी जनरल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर y के साथ 2 है, यहाँ पर y के साथ 1 है, चाहे कुछ भी नहीं होता तो मतलब 1 होता है। तो पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस जनरल फॉर्म जैसा। तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ क्या, y इज इक्वल टू 4/2 इंटू एक्स प्लस 7/2। इस 2 को मैं उधर की साइड भेजूंगी तो वो डिवाइड में जाएगा दोनों के पास, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 7/2। यहाँ से स्लोप आया है 2 और y इंटरसेप्ट है 7/2, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0,7/2। देन थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6/5x माइनस 10/5। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6/5 इंटू एक्स माइनस 2। तो स्लोप हो जाएगा यहाँ से 6/5 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा -2, तो कोऑर्डिनेट बनेगा 0,-2। देन फोर्थ इक्वेशन y इज इक्वल टू 6/3 इंटू एक्स माइनस 11/3। स्लोप होगा, इसको मैं और कट कर देती हूँ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 11/3। स्लोप बनेगा 2 और y इंटरसेप्ट होगा यहाँ से -11/3, कोऑर्डिनेट होगा 0,-11/3, ठीक है। अब देखो हमने किस किस बात का आंसर कर दिया, हमने स्लोप बता दिया, इंटरसेप्ट बता दिया, कोऑर्डिनेट बता दिया। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल होंगी। तो जिन भी लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, जिन भी लाइंस का ए इक्वल होता है, वो लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर मुझे दो इक्वेशन का स्लोप इक्वल दिख रहा है, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, दैट मीन्स ये दो जो लाइन बनेंगी ग्राफ पर, ये दो लाइन पैरेलल होंगी। बस अब इस बात को मैं पहले लिख देती हूँ, लाइंस आर पैरेलल when their slopes are equal, ठीक है। इक्वल बोल दो या सेम बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। अब कौन कौन सी लाइन है, एक तो सेकंड वाली, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 एंड 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11 आर पैरेलल, ठीक है। अब हमारा काम बचता है ड्रॉ करने का, तो उसके लिए मैंने पहले से ही टेबल फॉर्म कर दिया है। अब बस हम वैल्यू को फाइंड करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉरी एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और वाई की वैल्यू को निकालते हैं, जिससे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फिर हम उससे अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए करते हैं, यहाँ पर जब मैं एक्स की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करूँगी तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। एक्स 0 जब होगा, एक्स 0 पे वाई हो जाएगा 4, और जब आप x को 1 रखोगे तो y भी क्या जाएगा 1। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन पॉइंट से। 0,4 कहाँ पर होगा, 0,4 होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 1,1 होगा आपका यहाँ पर।
ज्वाइन करते हैं इन पॉइंट्स को। नाम भी लिख देते हैं इसका, y इज इक्वल टू -3x+4। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन थी आपकी ये वाली, तो मैं इसको यूज़ करूँ या इसको यूज़ करूँ, बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखो ये सेकंड इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू 2x+7/2 है। यहाँ पर मुझे ग्राफ पर थोड़ा फ्रैक्शन को प्लॉट करने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ऐसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी, बट थोड़ा वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको पहले कन्वर्ट कर लूँगी डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 0.9 यहाँ तक आएगा, फिर 1 आएगा, तो मतलब डेसिमल वाली चीज़ों को मैं ईजिली यहाँ पे प्लॉट कर सकती हूँ। तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करूँगी डेसिमल फॉर्म में। तो जब आप इसको 7 को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, सो यहाँ से होगा 1, डेसिमल लिया तो ये होगा 0, देन 5 टाइम्स में 10। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया, y इज इक्वल टू 2x+3.5। बस अब इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर। जब आप x की वैल्यू को 0 सब्सिट्यूट करोगे तो y हो जाएगा आपके पास 3.5। जब आप x की वैल्यू को 1 सब्सिट्यूट करोगे तो 1 पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 + 3.5। अब देखो आपको 3.2 को ऐड करना है 3.5 के साथ। अब आप यहाँ पे 2 लिखो या 2.0 लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से भी आ गया 5, तो वैल्यू क्या है ये 5.5। बस दो कोऑर्डिनेट मिलेगा ये आपको, बस कर लो इनको प्लॉट। 0, 3.5, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, 3.5। देखो 3.5 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में आपको मिलेगा, 3 से बड़ा और 4 से छोटा, तो वो यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, सो एक पॉइंट है 3.5, 3.5 होगा यहाँ पर। ठीक है, और 1, 5.5, सो 1 ये रहा, और 5.5, जो 5.5 होगा वो 5 और 6 के बीच का पॉइंट होगा। सो ये होगा यहाँ पर कहीं। ठीक है, देखो अब डेसिमल को प्लॉट करना इजी था, इसलिए मैंने पहले ही वहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इसको डेसिमल में। सो ये थी हमारी लाइन 2y, 2y इज इक्वल टू 4x+7। ठीक है, यही था सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब थर्ड इक्वेशन के लिए। अगेन इसको भी हम पहले डेसिमल फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स माइनस 2। बस अब वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। यहाँ पर x को जब 0 लोगे तो y हो जाएगा -2। अब देखो यहाँ पे x को 5 ले लेते हैं, ताकि जो हमारा पॉइंट है वो एक होल नंबर आ जाए, मतलब डेसिमल में ना बने। सो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 5 -2। सो जब आप यहाँ पे करोगे, देखो 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 60। अब यहाँ पर डेसिमल एक के बाद है, तो यहाँ भी डेसिमल एक के बाद हो जाएगा, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। तो ये हो गया 6 - 2 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे पॉइंट आ गया 5, 4। अब इसको प्लॉट करते हैं। 0, -2 होगा आपका यहाँ पर, और 5, 4 होगा, 5, 4 होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, सो ये लाइन थी आपकी 5y इज इक्वल टू 6x-10। अब करते हैं फोर्थ वाली लाइन। अगेन इसको भी पहले हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 2x माइनस, देखो 11 को डिवाइड करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 इज 9, देन माइनस करने पे 2, डेसिमल लिया यहाँ पे 0, 6 टाइम में 18, फिर से 2। अब देखो ये बार बार ये चीज़ रिपीट होती रहेगी, हर बार हम 0 लेंगे और हर बार 6 टाइम में जाएगा, तो वो 3.666 समथिंग कुछ ऐसा होगा। तो मैं 3.6 ले लेती हूँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सो ये हो जाएगा 3.6। जब आप x की वैल्यू को 0 सब्सिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3.6। ठीक है, सो एक तो पॉइंट मिल गया। दूसरा हम कर लेते हैं यहाँ पर 2 को सब्सिट्यूट। जब आप 2 सब्सिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू को जब आपने 2 लिया तो ये होगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 3.6। ठीक है, अब आपको 4 में से 3.6 माइनस करना है। अब मैं इसको 4 लिखूँ या 4.0 लिखूँ, बात एक ही है। अब यहाँ पे आ गया 0, सॉरी 10 बन गया, और यहाँ पे बचा 3, सो यहाँ से जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 0। सो ये होगा वैल्यू जब आपने 2 ली तो यहाँ पर आया 0.4। ठीक है, अब हम इसको करते हैं प्लॉट। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका 0 कॉमा माइनस 3.6, सो ये होगा आपका कहीं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पे आपके कैसे नंबर होंगे, -3 से बड़े, मतलब -3 और -4 के बीच वाले नंबर होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे -3.6 देखना है आपको, तो वो यहाँ पर कहीं होगा, और इसको हम प्लॉट कर लेते हैं पहले। सो ये होगा, अच्छा जो इधर की साइड नंबर है वो -3 से छोटे हैं। ठीक है, जो मैंने बड़ा बोला था वो गलती से निकल गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने -3.6 को प्लॉट कर लिया, अब हमें करना है 2,0.4 को। सो 2,0.4 कहाँ पे होगा, 2,0.4 होगा आपका यहाँ पर कहीं। ठीक है, प्लॉट करते हैं इन दोनों को जॉइन। सो ये थी आपकी लाइन 3y, 3y इज इक्वल टू 6x माइनस 11। अब देखो यहाँ से बोला था, क्या कंक्लूजन निकाला था हमने कि सेकंड और फोर्थ वाली लाइन हमारी कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो अब देखो सेकंड वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली। फोर्थ वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली। ये देखो दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हमने ग्राफ से भी बता दिया कि दोनों का स्लोप सेम था, इक्वल था, दैट मीन्स ये दोनों लाइन कैसी आई, आपकी पैरेलल लाइंस आई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। If the temperature of a liquid can be measured in Kelvin units as x Kelvin and in Fahrenheit units as y degree Fahrenheit, the relation between the two systems of measurement of temperature is given by the linear equation this. क्वेश्चन में एक लिक्विड के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपको दो यूनिट बोली गई हैं, एक है केल्विन, दूसरा है फ़ारेनहाइट। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है केल्विन में और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है केल्विन में और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है फ़ारेनहाइट में, और इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके का है। आपको ये दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है। अब फर्स्ट में बोला गया है क्या, कि जब आपका टेम्परेचर केल्विन में 313 होगा तो उस वक्त पे आपका उस लिक्विड का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है क्योंकि केल्विन में दी हुई है, आपसे फ़ारेनहाइट पूछा है तो आपसे ये y की वैल्यू पूछी गई है। तो x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपको इस बार फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, दैट मीन्स आपको y की वैल्यू दी हुई है और केल्विन में पूछा है, तो मतलब x की वैल्यू पूछी है। यहाँ x दिया था तो y पूछा है, यहाँ पर आपको y दिया है तो x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो दोनों पार्ट कर लेते हैं इसके जल्दी से। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है, गिवन है आपकी x की वैल्यू 313 केल्विन,
बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इस रिलेशन में, x माइनस दिस प्लस 32, ये हो जाएगा 9/5, 313 माइनस दिस प्लस, सो माइनस करने पे आएगा आपका यहाँ से 40 प्लस 32, और इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 9 × 8 प्लस 2, हो जाएगा 72 प्लस 32, सो यहाँ से आ जाएगा 104। तो जब आपकी x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू क्या है आपकी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सो इसको मैं लिख देती हूँ, therefore the temperature is 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है इस बार y की वैल्यू, सो गिवन y इज इक्वल टू 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, सो y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, सो 158, ये हो जाएगा 9/5 x माइनस प्लस 32। अब यहाँ से आपको इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। x के साथ जो भी आपको दिख रहा है उसको एक एक करके यहाँ से साइड हटाओ। सबसे पहले अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं यहाँ से इस 5 को यहाँ पे भेज देती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो 5 है सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर ये दोनों के नीचे होता या दोनों के एक साथ होता तब आप उसको भेज पाते, अभी नहीं भेज पाओ क्योंकि ये अभी सिर्फ इसके नीचे है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, ये मुझे प्लस में दिख रहा है, इसको मैं इधर भेज सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 158 माइनस 32, देन 9/5 माइनस करने पे आएगा यहाँ से 6, और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 9/5। अब आप इस 5 को भेज सकते हो इधर, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और यहाँ पे टर्म है ही नहीं। अब ये इस पूरे के नीचे 5 है, दैट मीन्स अब ये डिवाइड में, तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको हम लिख सकते हैं 126 × 5 इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा, अब देखो ये जो 9 है, ये 9 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। सो मैं इसको लिखती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, x माइनस 273। अब जो कैंसिल हो रहा है पहले इसको कैंसिल करो, तो 3 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 1 ज़ा 3, और ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 14 × 5 दैट इज 70। तो यहाँ से आ जाएगा 70 इज इक्वल टू x माइनस 273। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 प्लस 273 इज इक्वल टू x। सो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ पे आएगा 3। सो यहाँ से आपके टेम्परेचर की वैल्यू क्या आई, 343। सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ therefore the temperature is 343 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये देखो सारी साइंस की बातें, पर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या, कि एक बॉडी के ऊपर वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो आपको एक इक्वेशन मिल गई यहाँ से कि वर्क डन बताया गया है किसके बराबर, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको इसको लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है, वर्क को रिप्रेजेंट करना है W से और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है D से। सो आपको वर्क डन बोला है W, वर्क डन W, और डिस्टेंस बोला है आपको लेने के लिए D। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। फोर्स भी आपको दे दिया, कितना, फोर्स 3 यूनिट।
अब आपको क्या बोला गया है कि इसको आपने किस में रिप्रेजेंट करना है, एक लीनियर इक्वेशन में करना है। तो अगर हम देखें वर्क डन के प्लेस पे W, फोर्स के प्लेस पे आप इन्होंने आपको 3 दिया है और डिस्टेंस दिया है D। अब आपने क्या फॉर्म कर लिया, ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ली इन टू वेरिएबल, वन इज W एंड अदर इज D। ठीक है, फिर आगे बोला गया व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट। आपका वर्क डन क्या होगा जब बॉडी ने 2 यूनिट का ट्रैवल किया। तो बेसिकली आपको डी दे दिया यहाँ से कितना 2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 6। अब आपको इसको वेरीफाई करना है किस पे, ग्राफ पे प्लॉट करके। ठीक है, सो पहले मैं लिखती हूँ इस बात को। पहली बात का तो आंसर ये मिल गया आपको जो आपको लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, अगर आपका D 2 यूनिट्स है तो आपका W क्या होगा। सो W होगा 3D इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ से वेरीफाई करना है। तो ग्राफ से वेरीफाई करने का क्या मतलब है, सबसे पहले ये चीज समझो कि यहाँ पे आपके जैसे हमारे पास जो वेरिएबल होता था, एक x होता था और एक y होता था। हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लेते थे कि x को सब्स्टिट्यूट कर दिया और y को हमने निकाल लिया, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया, उसको हमने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास x भी नहीं है, y भी नहीं है, बट आपके पास दो वेरिएबल है, एक है d, दूसरा है w। तो इनमें से मुझे किसी एक को x लेना पड़ेगा और किसी एक को w लेना पड़ेगा। तो मैं W को रिप्रेजेंट करती हूँ y एक्सिस पे और D को रिप्रेजेंट करती हूँ मैं अपनी x एक्सिस पे। ठीक है, तो अब आप W को एज अ y समझो दिमाग में और D को एज अ x समझो अपने दिमाग में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 3x। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब इसको मैंने x को 2 सब्स्टिट्यूट किया था तो y क्या आया था आपका 6, तो आपके पास एक पॉइंट बन गया था 2,6। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो आपकी लाइन बनेगी क्या वो 2,6 से पास हो रही है नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो दैट मीन्स आपका वेरिफिकेशन हो गया, जो भी किया आपने ठीक है। बट अगर वो उससे क्रॉस नहीं हुई, उससे पास नहीं हुई, दैट मीन्स आपने कुछ गलती की है। तो पहले हम ग्राफ करते हैं। सो टेकिंग W on y axis and D on x axis। ठीक है, सो ये है D और ये है W। यहाँ पे है हमारा D और यहाँ पे हमारा W। ठीक है, जो हम इसको x ले रहे थे और इसको y ले रहे थे। अब देखो यहाँ पे जब आप D को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो W क्या आ जाएगा आपके पास 0, तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 कॉमा, सॉरी हाँ 0,0 ही मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा ओरिजिन, दूसरा जब आप D को 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो W क्या मिल जाएगा आपको 3, तो 1,3 एक और कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, इनको पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। तो 0,0 आपका होगा ओरिजिन पे और ये है 1,3, सो 1,3 होगा आपका यहाँ पर। प्लॉट करते हैं पॉइंट को, फिर ज्वाइन कर देते हैं। सो ये थी आपकी W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 3D। अब देखो वेरीफाई क्या करना था हमको कि ये जो हमारा पॉइंट आया था कि जब आपने D को 2 सब्स्टिट्यूट करा तो W क्या आया था आपके पास 6। तो ये आपका जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये आपका पॉइंट है यहाँ पर। ये देखो ये जो हमारी लाइन बनी थी इस इक्वेशन की, वो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उस पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। दैट मीन्स आपका वेरिफिकेशन या आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, ये आपने वेरीफाई कर लिया बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, मतलब जो मेरा पॉइंट है 2,6 वो इसी लाइन पर ही लाई कर रहा है, ये कह सकते हो सिंपली आप। द पॉइंट
2,6 lie on a straight line so it is verified by graph. नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है. तो बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एक एक केस पढ़ते हैं, समझते हैं, करते हैं सॉल्व. द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन px passes through the points 1,5 and 3,11. एक लीनियर इक्वेशन का या लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है जो कि पास हो रहा है इन दो पॉइंट से. अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन कैसा ग्राफ बनेगा. लीनियर का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है. तो एक पॉइंट है आपका 1,5, दूसरा पॉइंट है आपका 3,11. तो एक इक्वेशन की यहाँ पे लाइन है जो कि इन पॉइंट से पास हो रही है. तो आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब आपको ये लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है. साथ ही साथ आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं कि जब ये हमारी लाइन बनेगी तो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी. देखो यहाँ पे जो एक्सिस वर्ड यूज हुआ है ये प्लूरल वाला यूज हुआ है. अगर यहाँ पे AXIS होता और दूसरा होता है AXES, इसका मतलब होता है किसी एक लाइन की बात होना, सिंगल या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस. यहाँ पर ई वाला यूज हुआ है. दैट मीन्स आपको दोनों एक्सिस के लिए पूछा गया है कि ये जो हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से समझो. ये जो हमारी लाइन है, ये जो लाइन है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है. दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. और अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपको बोलूँ तो वो तो आपको पता है, y इज इक्वल टू ax+b, यही तो होती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने px ले लिया. अब आप px लो या y लो, डजेंट मैटर, ठीक है. तो हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है. तो हमने लेट कर लिया कि ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है. अब देखो इसका मतलब ये जो मेरे दो पॉइंट्स होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को. तो मतलब जब आप यहाँ पर x की वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5. x की वैल्यू को जब आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11. बस अब करते हैं इस चीज को. सो फॉर 1,5 x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या हो जाएगा आपका 5. सो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 1a+b. देन सेकंड के लिए करते हैं फॉर 3 इंटू 11. सो ये हो जाएगी 11 इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे मैं x लिख देती हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 11, ठीक है. सो 11 इज इक्वल टू 3a+b. अब एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई. देखो क्वेश्चन में हमको बोला था कि आपको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. इस लाइन की इक्वेशन क्या है, कुछ इस तरीके की है. अब इसको फाइंड करने के लिए आपको ए और बी तो चाहिए. अब ए और बी को फाइंड करने के लिए मैंने ये दो इक्वेशन फॉर्म करी हैं. अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इस ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर लूँगी. अब यहाँ से देखो इसमें भी यहाँ पे प्लस है, इसमें भी यहाँ पे प्लस है, तो मेरा काम यहाँ पर एडिशन से तो नहीं होगा, तो मैं इन दोनों को कर देती हूँ माइनस. सो 2 - 1, सो 11 - 5 ये हो जाएगा आपका 6. और यहाँ से क्या आएगा 3a - 1a, ये हो जाएगा 2a. और यहाँ से b - b तो 0 हो जाएगा. सो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई है 3. a की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है. अब a की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, b की वैल्यू निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है. substitute the value of substitute the value of a in equation number 1. so 5 is equal to a plus b, ये हो जाएगा 5 is equal to 3 plus b. so b की वैल्यू आ गई आपके पास 2.
सो आपकी जो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वेशन थी, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या निकल कर आई है, y इज इक्वल टू 3x+2। ये वो इक्वेशन है जो इन दो पॉइंट से पास होकर गुजरी है, ठीक है। या फिर मैं ये कह दूं कि इस इक्वेशन पर जब हम इसकी लाइन बनाएंगे तो उस पर ये दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि जब ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो वो एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को किस पे कट करेगी। तो इसके लिए दो केस बनते हैं। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x+2। एक केस कब, लाइन कट कट्स द एक्स एक्सिस, या फिर हम बोलते पहले y एक्सिस और इधर कर देते हैं x एक्सिस के लिए। तो लाइन कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो जब ये y एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पर x 0 हो जाएगा, और जब ये x एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पर y 0 हो जाएगा, ठीक है। ये केस मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लास में भी समझाई है, तो एक बार उन क्लासेस को भी देख लेना। तो यहाँ से हो जाएगा x 0 और यहाँ से हो जाएगा आपका y 0। बस कर लो सॉल्व अब इजीली। ये हो जाएगा 3x+2, यहाँ पे x के प्लेस पे 0 तो y आ गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y 0, तो ये हो जाएगा 3x+2। सो -2 इज इक्वल टू 3x -2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। सो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बना 0,2 और यहाँ से क्या बना -2/3,0, ठीक है। सो ये वो पॉइंट है जिस पर हमारी लाइन y एक्सिस को कट करेगी, और ये वो पॉइंट है जिस पर हमारी लाइन x एक्सिस को कट करेगी, ठीक है। सो द लाइन कट्स y axis at 0,2, and the line cuts x axis at -2/3,0, ठीक है। इसको यहाँ पर थोड़ा ना बोल लेना, लेट द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लेट द पॉलिनोमियल बी दिस, ठीक है। बस आगे तो ठीक लिखा ही है मैंने। नेक्स्ट अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसमें ग्राफ को ड्रॉ करना है और अपना आंसर वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, लाइन बनाओगे, तो वो इन दो पॉइंट से पास होगा, और अगर ऐसा हो जाता है दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इसको होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Let p of x is equal to ax plus b and q of x is equal to cx plus d be two linear polynomials, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 3-4 बातें हैं, उनको देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हमें जो लीनियर, हमारी जो जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की होती है, ठीक है। अब हमें दो पॉलिनोमियल के बारे में दिया हुआ है, एक को बोला इन्होंने पी एक्स, ये है ए एक्स प्लस बी, दूसरा दिया हुआ है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो स्लोप है वो ए है, यहाँ पर स्लोप सी है, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट बी, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट डी। यहाँ पे ए बी सी डी से कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट वेरिएबल यूज करा है। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पर हमारा वाई का काम कौन कर रहा है, पी एक्स, यहाँ पर हमारा वाई का काम कौन कर रहा है, क्यू एक्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। आपको पी ऑफ एक्स फाइंड करना है और क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब पी ऑफ एक्स ये दिया है, क्यू ऑफ एक्स ये दिया है, यहाँ पे फाइंड करने का क्या मतलब है, आपको यहाँ पर ए बी की वैल्यू पता करनी है और यहाँ पे सी और डी की वैल्यू पता करनी है। तो पूरा क्वेश्चन ए बी सी डी पता करने का है, ये चारों आपको वेरिएबल पता करने हैं। इतना सॉल्व मतलब ये फाइंड करने के बाद आपका पूरा आंसर हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं एक एक कंडीशन का यूज़। आपको 3 कंडीशन दिए हैं, तो पहले मैं फर्स्ट वाली कंडीशन को यूज़ करती हूँ। फर्स्ट में बोला गया है p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, जब आप इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को 0 सब्सिट्यूट करोगे तो p ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, आपका 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इंटू ए प्लस बी, यहाँ से ये वैल्यू 5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा b। सो आपकी b की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो आपने एक वेरिएबल फाइंड कर लिया b, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम करते हैं थर्ड कंडीशन का यूज। थर्ड कंडीशन में क्या बोला गया है, थर्ड कंडीशन में बोला गया है द सम p ऑफ x एंड q ऑफ x इज इक्वल टू 6x+4। जब आप इन दोनों का सम करोगे तो वो इक्वल होगा 6x+4 के। ठीक है, करते हैं। p ऑफ x प्लस q ऑफ x इज इक्वल टू 6x+4। सो ये था ax+b और ये थी वैल्यू cx+d। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया आपका ये। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पर ये एक x वाला टर्म है, ये एक x वाला टर्म है, तो दोनों को एक साथ रखती हूँ मैं और ये हो जाएगा ax प्लस cx और यहाँ से आएगा b प्लस d देन 6x+4। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस सी इंटू एक्स और ये हो जाएगा b प्लस डी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 6। अब आपसे दोनों कंडीशन में दोनों बारे मैंने आपसे बोला क्या है x का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट एक ही तो होगा, दोनों अलग अलग तो नहीं होगा। तो मतलब यहाँ से जो भी आ रहा होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बारे आपसे 6 का कोफिशिएंट ही पूछा गया है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a प्लस सी क्या हो जाएगा आपका 6 के बराबर और b प्लस डी हो जाएगा, b प्लस डी होगा आपका 4 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड करी थी, अब इस b की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो जब आप b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस b मतलब 4 माइनस 5। सो d की वैल्यू आ गई आपकी -1। अब आपने एक और वेरिएबल फाइंड कर लिया d। ठीक है, सो देखो जो हमारी p ऑफ x थी, p ऑफ x थी हमारी ax प्लस बी और q ऑफ x थी cx प्लस डी। सो इसकी आपने b की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब ax प्लस 5। ठीक है, और यहाँ से आपने फाइंड कर लिया d की वैल्यू, तो ये हो गई cx-1। इतना काम हो गया। अब हमारा काम है a और c की वैल्यू को फाइंड करना। अब हमारी एक कंडीशन और बाकी है सेकंड वाली, अब हम करते हैं उसका यूज। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, द पॉलिनोमियल p ऑफ x माइनस q ऑफ x कट्स द x एक्सिस एट 3,0। अब यहाँ से ध्यान से समझो, यहाँ से p ऑफ x एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब इसकी जो ग्राफ बनेगा एक लाइन बनेगा। यहाँ पे भी एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ भी एक लाइन बनेगा। अब देखो एक लीनियर इक्वेशन में से एक लीनियर इक्वेशन माइनस होगा तो इसको माइनस करने पर भी एक लीनियर इक्वेशन ही आएगी। अब यहाँ पे माइनस करने पर भी एक लीनियर इक्वेशन आएगी, दैट मीन्स जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगी। अब वो जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर जब मैं एक्स की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब हम करते हैं इसको। p ऑफ x माइनस q ऑफ x कट्स x एक्सिस एट 3,0। ठीक है, सो जब आप यहाँ पे p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 करोगे तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ से आपकी वैल्यू क्या थी, px की वैल्यू थी, यहाँ पे देखो px की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पर x के प्लेस पे 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a प्लस 5, सी हो जाएगा 3a प्लस 5 देन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3c-1, ये हो जाएगा 3c-1 इज इक्वल टू 0। सो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 देन माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये दोनों के पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो -3c और इसके पास जाएगा तो +1। सी हो जाएगा -3c + 1 इज इक्वल टू 0 देन 3a माइनस 3c प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन 3a माइनस 3c इज इक्वल टू -6। अब देखो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 कॉमन, तो a माइनस सी इज इक्वल टू -6। अब 3 को मैं भेजती हूँ उधर डिवाइड के लिए, तो ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 3।
सो ए माइनस सी की वैल्यू आई आपकी -2। अब देखो मुझे अगर यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी पता होना चाहिए, और अगर सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए पता होना चाहिए। दैट मीन्स इससे मेरी बात नहीं बनेगी, मुझे एक और इक्वेशन की ज़रूरत होगी। मैंने बताया था आपको जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन आपकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगी ये, दूसरी वाली हम लेंगे ये वाली, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ 1 और इसको लेती हूँ मैं 2, ठीक है। तो एक इक्वेशन है x प्लस सी, सॉरी a प्लस सी इज इक्वल टू 6, और दूसरी है a माइनस सी -2। नाउ सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है। सो हम ऐड कर देते हैं दोनों को। ऐड करने पे क्या आएगा 2a, यहाँ से आ जाएगा 4। सो a की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अच्छा ये तो 2 थी और वो तो 1 थी। सो 1 थी हमारी, a प्लस सी इज इक्वल टू 6। सो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। सो आपने यहाँ से c की वैल्यू भी पता कर ली। c की वैल्यू आ गई आपके पास 4, c आया है 4, a आया है 2, ठीक है। बस a है यहाँ पर 2, तो p ऑफ x क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, और क्यू एक्स क्या हो गई है, यहाँ पे आई है c की वैल्यू 4x माइनस 1। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला था px एंड qx। तो px आया है 2x प्लस 5 और qx है 4x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट। Next, question number 12. Look at the first stages of a growing pattern of hexagons using matchsticks. A new hexagon gets added at every stage which shares a side with the last hexagon of the previous stage. यहाँ पर एक पैटर्न बनाया गया हेक्सागन का, जिसके अंदर ये बोला गया है कि जो भी न्यू हेक्सागन ऐड हो रहा है वो प्रीवियस वाले हेक्सागन की साइड को शेयर कर रहा है। जैसे स्टेज 1 में यहाँ पर एक हेक्सागन था, अब स्टेज 2 में 2 हेक्सागन हो गए, बट ये जो हमारा हेक्सागन है दूसरे वाला, इसने प्रीवियस वाले स्टेज में जो हेक्सागन था उसकी इस साइड को शेयर किया है। ऐसे ही थर्ड स्टेज में ये वाला एक नया ऐड हुआ है, तो इसने क्या किया, इस वाली साइड को शेयर किया। अब नेक्स्ट अगर हम स्टेज 4 में देखें तो यहाँ पर कहीं फिर से एक हेक्सागन बन जाएगा, ठीक है। तो वो शेयर कर लेगा इसको। आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, कहीं बना सकते हो, बट इस तरीके से बनाना है कि जो नया वाला हेक्सागन होगा वो यहाँ से किसी एक साइड को शेयर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेज। आगे की 2 स्टेज हमें बनानी है, ड्रॉ करनी है, और फिर पूछा गया कि उसके अंदर कितनी मैच स्टिक्स यूज़ होंगी। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ बातें लिखते हैं कि हमें क्या क्या समझ में आई। एक तो ये बात समझ में आ गई है हमें कि पहली स्टेज में 6 यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगली स्टेज में, पहली स्टेज में जो हेक्सागन था 6 ये यूज़ हो रहा है। अगली स्टेज को कितनी स्टिक्स की ज़रूरत है, सिर्फ 5 की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो पिछली वाली का यूज़ कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर पहली स्टेज का 6, फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेज का 5, फिर थर्ड स्टेज का 5, ठीक है। समझ में आ रहा है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे कंप्लीट हेक्सागन था तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी 6 स्टिक्स यूज हो गई। यहाँ पे क्योंकि ये जो आया था इसने एक साइड को शेयर किया था, दैट मीन्स इसको बनाने के लिए सिर्फ 5 स्टिक्स का यूज़ किया हमने। तो यहाँ पे 6 कितनी हो गई, 6 प्लस 5। अब यहाँ पर 6 प्लस 5 ये हो गई। अब ये जो अगला वाला आया यहाँ पे फिर से 5 की ज़रूरत होगी। तो मतलब अगर मुझे आगे आगे हेक्सागन्स को ऐड करते जाना है तो हर बार 5 स्टिक्स यूज़ होंगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, स्टेज 1 में स्टिक हमें ज़रूरत है 6, यहाँ पे 6 प्लस 5, यहाँ पर 6 प्लस 5 प्लस 5, और अगर कोई आगे की होगी तो 6 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। तो मैं इस बात को लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ईच हेक्सागन रिक्वायर्स 6 मैच स्टिक व्हेन इट अलोन। जब कोई हेक्सागन अकेले है तो हम उसमें कितनी मैच स्टिक्स यूज़ करेंगे, 6 मैच स्टिक।
बट अगर कोई न्यू हेक्सागन आ रहा है तो वो प्रीवियस वाले का एक साइड को शेयर करेगा, दैट मीन्स उसको सिर्फ 5 स्टिक की जरूरत होगी। तो यही बात हमने लिखी है। तो स्टेज 1 के अंदर सिर्फ एक ही हेक्सागन है, दैट मीन्स यहाँ पर 6 मैच स्टिक होंगी। स्टेज 2 के अंदर यहाँ पर 2 हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 हेक्सागन है, तो एक को 6 की जरूरत है और दूसरे वाले को 5 की जरूरत है, तो यहाँ पे मैच स्टिक हो गई 6 + 5। ऐसे ही थर्ड स्टेज में एक हेक्सागन जिसको 6 जरूरत होगी, फिर नेक्स्ट वाले को 5 और इससे नेक्स्ट वाले को फिर से 5। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इतनी बातें कर ली। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे बोला गया था ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, तो ये मैंने पहले से ड्रॉ कर लिया है। ये देखो स्टेज 3 तक क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और ऐड कर दिया जिसमें कितनी स्टिक यूज हुई है, 5 स्टिक यूज हुई है, 1 2 3 4 5, क्योंकि जो 6 वाला है वो तो प्रीवियस वाले हेक्सागन का यूज कर लिया। ऐसे ही 5th स्टेज में एक और हेक्सागन आ गया, इसको भी फिर से 5 स्टिक की जरूरत होगी। अब बोला गया है कि इनमें कितने स्टिक्स की जरूरत है वो लिखनी है। तो स्टेज 3 तक हमारा हो गया था, अब हम करते हैं स्टेज 4 में। स्टेज 4 के अंदर ये देखो, स्टेज 4 के अंदर यहाँ पर 6 देन 5 5 5, तो जितनी स्टेज हैं 4 स्टेज है, दैट मीन्स इसमें से एक को तो 6 की जरूरत होगी और बाकी सारे 5। तो ये हो गया 6 देन 5 5 5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं स्टेज 5 के लिए। तो स्टेज 5 के लिए क्या हो जाएगा, 6 5 5 5 5। सो ये हो गया 6 + 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है टेबल कंप्लीट करने के लिए, तो स्टेजेस दी हुई हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पूछा है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर है 6 और सेकंड के अंदर है 11। ठीक है, ऐसे करके टेबल कंप्लीट करना है। अब थर्ड के अंदर कितनी होंगी, 16, और फोर्थ के अंदर कितनी होंगी, काउंट कर लो यहाँ से, 15 और 6, कितना हो जाएगा, 21। ऐसे ही फिफ्थ स्टेज के अंदर कितनी होगी, 26, क्योंकि हर बार प्रीवियस स्टेज में 5 5 ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम nth टर्म का लिखते हैं, उससे पहले हम इस रूल को फाइंड कर लेते हैं। रूल बोला है फाइंड करने के लिए किसी nth स्टेज के लिए, तो पहले हम nth स्टेज का रूल फाइंड करते हैं, तब हम इसको फिल करेंगे। अब देखो रूल फाइंड करने के लिए इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर मेरा 5 एक बार था, यहाँ पर 5 2 बार, यहाँ पर 5 3 बार और यहाँ पर 5 4 बार। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कुछ इस तरीके से चीज़ लिखी हुई है 5 + 5 + 5, मैं ये चीज़ लिखूं या फिर मैं 5 × 3 लिखूं, क्या इसमें कोई अंतर है? हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है वो इससे ही तो आता है, जब हमें एक नंबर को मल्टीपल टाइम्स ऐड करना होता है, जब हमारा एडिशन काफ़ी बड़ा हो जाता है कि हम एक ही नंबर को बार 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 ऐड करते जा रहे हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या बनाया था, मल्टीप्लिकेशन का, कि जो नंबर है और जितनी बार वो रिपीट हो रहा है हम उनका क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो वही आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 को अगर मैं 4 बार लिखूँ, तो आप इसको 4 बार ऐड करो या फिर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो सेम ही आना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, इस वाले फर्स्ट इस चीज़ को देखूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ 6 + 5 × 1, यहाँ से लिख सकती हूँ 6 + 5 × 2, यहाँ पे लिख सकती हूँ 6 + 5 × 3 और यहाँ पे 6 + 5 × 4। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 6 + 5 × 0। अब देखो यहाँ पर 6 हर बार सेम है, ठीक है, हम ये सब कर क्यों रहे, पैटर्न बनाने के लिए हम रूल बना रहे हैं इस चीज़ से। 6 सब में सेम था, ठीक है, सब में मैंने सेम लिख दिया। अब मैंने इस चीज़ को यूज़ करा है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर 5 एक बार भी नहीं था, तो यहाँ पे 5 × 0 हो गया, तो वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 5 एक बार, ठीक है, एक बार, 5 2 बार, 5 2 बार, 5 3 बार, 5 3 टाइम्स और 5 4 टाइम्स, देन 5 4 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जब स्टेज 2 थी, स्टेज 2 में 5 कितनी बार है, एक बार, ठीक है, एक बार। स्टेज 3 के अंदर 5 कितनी बार है, 2 बार। स्टेज 4 के अंदर 5 कितनी बार है, 3 बार। स्टेज 5 के अंदर 5 है 4 बार। मतलब जो मेरी स्टेज है उससे एक कम मेरा यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरी स्टेज 1 थी, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, 0।
जिस स्टेज की बात हो रही है उससे एक कम मेरे क्या है उसके अंदर 5 प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक जनरल बात लिखूं किसी nth स्टेज के लिए, स्टेज n पे देखूं तो 6 तो होगा ही होगा, प्लस 5 भी होगा ही होगा, बट यहाँ पर जो ये 5 मल्टीप्लाई होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे एक कम। जैसे यहाँ पे 5 का एक कम 4 हुआ, 3 का एक 4 का एक कम 3 हुआ, और यहाँ पर 3 का एक कम 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। ऐसे ही यहाँ पर जो मेरी स्टेज है वो n स्टेज है, तो इसका एक कम क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, बस बन गई अब हमारी एक लीनियर पैटर्न, या फिर आप ये कह लो इसको रूल। बस इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अब पहले मैं इसको लिख देती हूँ प्रॉपर तरीके से। हम ये कर रहे थे पार्ट थर्ड। रूल फॉर द nth स्टेज। ठीक है, सो ये क्या निकल कर आया है, 6 प्लस 5 इंटू n-1। अब देखो ब्रैकेट के बाहर ये 5 है, दैट मीन्स ये 5 मल्टीप्लीकेशन होगा पहले n के पास, फिर जाएगा -1 के पास। तो 6 एज इट इज़, n के पास गया तो 5n, और यहाँ से आएगा -5। अब देखो सिर्फ यही एक n वाला टर्म है, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1, बड़ा 6 है, 6 के आगे प्लस है, दैट मीन्स +1। सो ये हो जाएगा 5n+1। तो जो हमारा nth स्टेज पर मैच स्टिक की ज़रूरत होगी वो इतनी ज़रूरत होगी, या फिर ये कह दो जो हमें रूल फाइंड करना था इस n स्टेज का, वो क्या निकल कर आया, 5n+1। ठीक है, 5n+1। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स at nth stage is equal to 5n+1। ठीक, अब हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। आगे बोला गया है हाउ मैनी स्टेजेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। जब हम इस स्टेज को आगे बनाते जाएंगे तो इस पैटर्न में कहीं पर स्टेज 15 आएगी, तो उस 15 स्टेज पर कितनी मैच स्टिक्स यूज होंगी वो आपको पता करना है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास एक रूल बना है, एक फॉर्मूला बना है, यहाँ पर आपसे इस 15 स्टेज के लिए पूछा गया है। यहाँ पे n हमारी स्टेज के बारे में बता रहा है, तो इस बार आपको गिवन क्या है, n मतलब स्टेज, और यहाँ पे कौन सी स्टेज बोलिए, 15। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 15 पर आपको इस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 4 में हमको गिवन है n इज इक्वल टू 15। सो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स at 15th stage is equal to 5 into 15 plus 1। then 5 into 15 होगा 75, then plus 1 ये हो जाएगा 76। दैट मीन्स 15th स्टेज पर 76 स्टिक्स की ज़रूरत होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये पैटर्न हमारा बना हुआ है इसके अंदर कोई ऐसी स्टेज होगी जिसमें 200 मैच स्टिक्स यूज हुई हैं, या फिर मैं ये कह दूँ यहाँ पर कोई ऐसी स्टेज होगी जो कि 200 मैच स्टिक से फॉर्म हुई होगी। तो आपको बेसिकली जैसे यहाँ पे स्टिक्स है ना, यहाँ पे स्टिक 1 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16 है, तो ऐसी कोई स्टेज होगी जिसके अंदर 200 मैच स्टिक्स यूज हुई हो, तो वो आपको स्टेज पता करनी है। ठीक है, अब मैं लेट कर लेती हूँ कि सपोज वो कोई एन स्टेज होगी, अगर होगी तो। ठीक है, तो अगर होगी तो वो किसी एन स्टेज पर ही प्रेजेंट होगी। सो फॉर सम स्टेज n। ठीक है, सो यहाँ से जो हमारी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं वो कितनी हो जाएगी, 200। ये तो था हमारा, ये हमारी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स थी, तो हमारी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स किसके बराबर दी हुई है, इन्होंने टोटल 200 के बराबर दी हुई है। यहाँ से पूछा गया है कि ये जो n है, ये जो मेरी स्टेज है, वो किस स्टेज पर हमारी 200 होगी। तो यहाँ से आपका काम है इस n को फाइंड करने का। सो यहाँ से हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 200-1, देन 5n इज इक्वल टू 199, देन ये
अब डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ से क्या जाएगा 5 3 ज़ा 15, देन यहाँ से आएगा 4, 9 टाइम्स में 45, देन 4 डेसिमल लिया 8 टाइम्स में 40। अब देखो यहाँ से जो हमारी n की वैल्यू आई है वो 39.8 आई है। अब इस चीज़ को समझो, n क्या थी, हमारी स्टेज थी। स्टेज किस तरीके से होती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगी। अब ये जो n है, ना तो ये 39 है कंप्लीट, ना ये 40 है, तो मैं इस स्टेज को कैसे मानूं? स्टेज होगी तो पूरी होगी ना, या तो 39 होती या 40 होती। अब ये तो इन दोनों के बीच का है, तो इन दोनों के बीच का क्या स्टेज लूं मैं? यहाँ पे मैं स्टेज इसको 1.5 तो नहीं बोलूंगी, तो स्टेज तो कोई एक कंप्लीट नंबर होगा, कोई एक कंप्लीट होल नंबर होगा। इसलिए ये जो हमारी 200 मैच स्टिक्स हैं, ऐसा कोई भी स्टेज नहीं होगा जिसके अंदर 200 मैच स्टिक्स यूज हुई हो, क्योंकि ऐसा कोई स्टेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब बस इस बात को मैं लिख देती हूँ, सिंस n इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि हमारा n जो है एक होल नंबर नहीं है, इसलिए जो हमारी 200 मैच स्टिक्स हैं वो किसी भी स्टेज को फॉर्म नहीं करेंगी। 200 मैच स्टिक्स कैन नॉट फॉर्म एनी स्टेज इन दिस पैटर्न। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एंड q ऑफ x इज इक्वल टू बी टू लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको लीनियर पॉलिनोमियल दी हुई है दो, जैसे कि हमारी लीनियर पॉलिनोमियल होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आपको यहाँ पे दो दी हुई है, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और दूसरी दी है q ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखो दोनों कैसी है, लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स जब मैं इनके ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो वो कैसे होंगे, कि स्ट्रेट लाइन होंगे। ठीक है, अब आगे कुछ तीन कंडीशन दी हुई हैं। तीन कंडीशन के बाद हमको क्या बोला गया है कि आपको ये पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला काम हमारा यही है, मैं इस p ऑफ x को और q ऑफ x को फाइंड करूं, मतलब यहाँ से a b c d को फाइंड करूं। ठीक है, तो ये फाइंड करने पे हमारा ये काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ये वाला पार्ट। अब देखो इस चीज को समझो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो p ऑफ x का जो ग्राफ होगा वो इन दो पॉइंट से पास होगा। अब हमारा p ऑफ x क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, दैट मीन इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जब हम इसकी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो वो इन दो पॉइंट से पास होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे 2,3 और यहाँ पे ले लेते हैं 6,11। ठीक है, सो हमें इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है, इस लाइन के पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है, जिसको हमने लेट किया हुआ है यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आगे क्या दिया हुआ है, the graph of q of x passes through the point 4, -1। जैसे ये दो पॉइंट दिए हुए थे, ऐसे ही ये एक ऐसी लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, दैट मीन्स ये वो लाइन है जो कि 4, -1 से पास हो रही है। अब आगे एक चीज़ और बोली गई है कि Q ऑफ x का जो ग्राफ है वो P ऑफ x के ग्राफ के पैरेलल है, दैट मीन्स ये दोनों जो लाइंस बनेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों इक्वल होंगे। मतलब इसका स्लोप यहाँ पे क्या है a, इसका स्लोप यहाँ से क्या आएगा c, दैट मीन्स दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो a बराबर होगा c के। तो अगर आपने a फाइंड कर लिया तो मतलब c भी निकल गया, और अगर आपने c फाइंड कर लिया तो मतलब आपका a भी निकल गया। ठीक है, अब हम करते हैं सारा काम a b c d को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से पहले मैं एक इक्वेशन बना लेती हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पर ही लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब मैं x की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो y क्या आ जाएगा 3, जब मैं x की वैल्यू को 6 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो y क्या आ जाएगा 11। यहाँ पे y का मतलब यही है, यहाँ पे इन्होंने p ऑफ x यूज करा है तो इसको आप y ले लो या p ऑफ x ले लो, बात एक है, जस्ट वेरिएबल यूज किया गया है। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको दिमाग में बस यही सोचना कि यहाँ पर y भी हो सकता है। ठीक है, सो जब आप यहाँ पर फॉर x इज इक्वल टू 2 p ऑफ x, या फिर आप उसको y भी समझ लो, p ऑफ x क्या हो जाएगा आपका 3। सो यहाँ से 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b
फॉर x इज इक्वल टू 11, p ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी p यहाँ से आ जाएगा 6 क्योंकि x की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू जब 6 होगी तो p ऑफ x क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ से आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 6a प्लस b। दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम कर देते हैं माइनस। सो ये हो जाएगा सेकेंड माइनस 1। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 माइनस 3, 11 माइनस 3, और यहाँ पे होगा 6a माइनस 2a। अब ये देखो ये b माइनस बी तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं लिख रही। अब यहाँ से मुझे बताओ 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा। यहाँ से तो आ गया 4a, यहाँ से कितना आ गया 8। ठीक है, सो ये हो गया 8/4 इज इक्वल टू a। देन a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2। तो आपने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब अगर a की वैल्यू को फाइंड कर लिया तो यहाँ से क्या समझ में आया, अगर a की वैल्यू 2 है तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी इस कंडीशन से। ठीक है, सो थर्ड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में qx is parallel to px. This means their slopes are equal. So a is equal to c। तो आपने यहाँ से c की वैल्यू भी फाइंड कर ली 2। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं बाकी की चीज़ें। अब यहाँ से क्या बोला गया है, अच्छा एक काम और करते हैं। देखो अभी आपने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इस a की वैल्यू का यूज़ करके हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वहाँ से आपकी दूसरी b की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करती हूँ। पहले हम b की वैल्यू को पता करेंगे, उसके बाद ये वाली पार्ट लिखेंगे। ठीक है, नाउ substitute the value of a in equation number 1। सो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। सो a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2 और ये हो जाएगा। सो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू 3 माइनस 4, ये हो जाएगा -1। सो b की वैल्यू आ गई है आपकी -1। अब आपने p ऑफ x को फाइंड कर लिया। p ऑफ x की वैल्यू क्या है, हेंस p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। सो a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू -1, तो p ऑफ x आ गया आपका 2x -1। ठीक है, अब हम यहाँ से बोल सकते हैं नेक्स्ट कि ये दोनों लाइन्स हमारी पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होगा। दैट मीन्स a और c बराबर होगा, तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2। अब हमारा सिर्फ एक चीज़ रह गया फाइंड करने के लिए, इस d की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। अब d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसकी हेल्प से, सेकंड की हेल्प से। ठीक है, सेकंड में बोला गया है q ऑफ x इज पासिस थ्रू 4, -1। ठीक है, सो q ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या था cx प्लस डी, सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा 2x प्लस डी। अब देखो यहाँ से जब आप x की वैल्यू को 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो q ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सो यहाँ से 4 फॉर x इज इक्वल टू 4, q ऑफ x इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, देन प्लस डी, देन -1, यहाँ से आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा d इज इक्वल टू -9। सो d की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली -9। खत्म आपका काम। सो हेंस q ऑफ x, सी एक्स प्लस डी था, तो q ऑफ x इज इक्वल टू c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू -9। सो ये पॉलिनोमियल आ गई आपके पास 2x -9।
अब आगे की एक और चीज़ जो पूछी गई थी, ऑल्सो फाइंड्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स मीट द एक्स एक्सिस। मतलब जब हमने इनकी लाइंस ड्रॉ करी तो ये लाइन एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर मीट करेगी, किस लाइन पर कट करेगी, सॉरी किस पॉइंट पे कट करेगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बेसिकली आपसे एक्स इंटरसेप्ट पूछा है। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट पूछा है तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। ठीक है, तो दो केस, इसमें तो एक ही केस बने क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट पूछा है। सो हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर क्या, एक्स इंटरसेप्ट को। ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट है जिसमें हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं, इंटरसेप्ट। ठीक है, सो एक साइड ले लेते हैं हम पी ऑफ एक्स को, जो कि आई थी हमारी 2x-1, 2x-1, और एक साइड ले लेते हैं हम क्यू एक्स को, 2x-9। ठीक है, सो एक्स इंटरसेप्ट है तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0। तो y 0 लेने का क्या मतलब है कि यहाँ से p ऑफ x 0 हो जाएगा और यहाँ से q ऑफ x 0 हो जाएगा। ठीक है, सो 0 इज इक्वल टू 2x-1, सो यहाँ से आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू x। सो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 1/2, और यहाँ से 0 इज इक्वल टू 2x-9, 9 इज इक्वल टू 2x, सो ये हो गया 9/2 इज इक्वल टू x, सो 9/2, 0। ठीक है, मतलब ये जो हमारी पी एक्स वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगी, जो क्यू एक्स वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, सो द लाइन पी ऑफ एक्स, line P of x cuts the x-axis at 0.5. The line Q of x cuts the y-axis at 9/2, 0। ठीक है, अब हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये इस चैप्टर का भी लास्ट ही क्वेश्चन है। व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। कुछ डरना नहीं है, कुछ अजीब सा लग रहा होगा बट अलग से कुछ नहीं है, समझते हैं कि चीज़ को। यहाँ पर सारे लीनियर फंक्शन की बात की गई है जो कि इस फॉर्म में लिखे गए हों। अब ये फॉर्म क्या है पहले उसको समझो। यहाँ पे बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। ये जो ए है वो आपको बता रहा है स्लोप, और ये वाला ए आपको बता रहा है वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर ऐसे फंक्शन की बात की गई है जिसका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है। अगर स्लोप 1 है तो वाई इंटरसेप्ट भी 1 हो जाएगा, अगर स्लोप 2 है तो वाई इंटरसेप्ट भी 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू लोगे वो स्लोप भी होगा और वो वाई इंटरसेप्ट भी होगा। अब यहाँ पर ए के लिए कंडीशन दी हुई है कि ए हमेशा 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स आप ए को 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो, मतलब ठीक है, बट आपको नेगेटिव नहीं लेना, 0 से बड़ा ही लेना है। अब अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू को 1 ले लूँ तो फंक्शन क्या बन जाएगा, x+1। अगर हम a की वैल्यू को 2 लेते हैं तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 2x+2। अगर हम 3 लेंगे तो 3x+3। अब इस टाइप के तो आप कितने भी फंक्शन लिख सकते हो क्योंकि आपके पास a के लिए तो इनफाइनाइट चॉइस है। ठीक है, आप यहाँ पे a की वैल्यू को कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ पे ले सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 100 लूँ तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 100x प्लस 100। अगर आप 200 लोगे तो 200x प्लस 200। अगर आप 1000 लोगे तो 1000x प्लस 1000। तो इस तरीके के फंक्शन बन जाएंगे। तो ये जो मेरे फंक्शन बनेंगे, पूछा गया है कि इन फंक्शन में क्या चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है इन सारे फंक्शन में, वो आपको बताना है। अब देखो, जो अभी तक हमने किया इस चैप्टर के अंदर, हम लीनियर फंक्शन के 3 चीज़ों को देख रहे हैं। पहला हम स्लोप के बारे में पढ़ रहे हैं,
फिर पता कर रहे हैं उसका y इंटरसेप्ट और फिर पता कर रहे हैं उसका x इंटरसेप्ट। तो अब हमें यही देखना है कि इस टाइप के जो भी हमारे फंक्शंस बनेंगे उसमें स्लोप किस तरीके से काम करेगा, उनमें y इंटरसेप्ट किस तरीके से होगा और उनमें x इंटरसेप्ट किस तरीके से होगा। बस अब हमें तीन बातों के बारे में थोड़ा जानना है ऐसे फंक्शन के लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले स्लोप के लिए। तो स्लोप अगर हम देखें, पहले हम कर रहे हैं स्लोप। अब देखो जो हमारा फंक्शन होगा f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर ये वाली चीज स्लोप है। अब ये क्या है मेरा a की पॉसिबिलिटी क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स ये तो मेरा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। जब हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है तो जो लाइन बनेगी इस वाले फंक्शन की लेफ्ट टू राइट जाने पे वो हमेशा राइज करेगी। हमने दो केस पढ़े थे, जब मेरा स्लोप नेगेटिव होता है तो मेरी लाइन फॉल करती है और जब स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है तो वो लाइन राइज करती है। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे लेफ्ट टू राइट जाने पे सारे के सारे राइज करेंगे, क्योंकि सबका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो वहीं यहाँ से ही लिया जा रहा है, ठीक है। सो इस बात को मैं लिख देती हूँ, यहाँ से हो जाएगा द स्लोप is a and a is greater than 0, all the lines have positive slope, so all these lines rises from left to right, ठीक है। अब हम देखते हैं y इंटरसेप्ट को, सेकंड पार्ट में लिखेंगे y इंटरसेप्ट। मतलब इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे, इस टाइप के जो भी लाइंस होंगे वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेंगे, ठीक है। देखो जब y इंटरसेप्ट की बात करें तो वहां पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। अब थोड़ी देर के लिए लेट करो कि ये जो मेरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सॉरी ए एक्स प्लस ए दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे बोला था कि आप इसको f ऑफ x लिखो या y लिखो, बात एक ही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे y लिख देती हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। अब अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। सो पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 into a then plus a, so y is equal to a, that means f of x is equal to a। so y इंटरसेप्ट क्या आ गया यहाँ से, y इंटरसेप्ट आ गया आपका a। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछूं तो 0 कॉमा a, तो 0 कॉमा a वो पॉइंट है जो अब हमारी लाइन होगी वो इस पॉइंट पर कट करेगी y एक्सिस को, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी लाइंस हैं, ठीक है, अगर मैं इनका स्लोप देखूं, यहाँ पे क्या है स्लोप, क्या स्लोप कह रही हूँ, इसका y इंटरसेप्ट क्या है 0 कॉमा ए, दैट मीन्स अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0 कॉमा ए, इसका 0 कॉमा 2, 0 कॉमा 3, देन 0 कॉमा 4, 0 कॉमा 5, इस तरीके के मेरे सारे के सारे वो कोऑर्डिनेट आएंगे इंटरसेप्ट वाले। अब यहाँ से एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो a है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जो y इंटरसेप्ट होता है वो हमें जो हमारी लाइन है उसकी वर्टिकली पोजीशन को शिफ्ट करता है। मतलब अगर मेरा y इंटरसेप्ट नेगेटिव है दैट मीन्स जो मेरी लाइन है वो वर्टिकली ओरिजिन के नीचे शिफ्ट हो जाती है, बिलो द ओरिजिन, ठीक है। और अगर y इंटरसेप्ट 0 है दैट मीन्स वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। और अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है दैट मीन्स जो लाइन है वो अबव द ओरिजिन होगी। बेसिकली वो वर्टिकली पोजीशन को शिफ्ट करता है, ये हमारा y इंटरसेप्ट। अब ये जो मेरा y इंटरसेप्ट निकल कर आया है यहाँ से, जो कि इन सब के लिए कॉमन है, वो क्या है 0 कॉमा ए। यहाँ पर a मेरा पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये जो भी इक्वेशंस बनी है, इनकी जो भी लाइन बनेंगी वो सारी के सारी अबव द ओरिजिन होंगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब इस बात को मैं लिखती हूँ, सो since a is greater than 0, all the lines
cut the y-axis above the origin। ठीक है, अब बच गया हमारा थर्ड वाली चीज जो हमें देखनी है, एक्स इंटरसेप्ट। अगेन जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। अब अगेन मैं वायलेट कर लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए इसको समझना। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स बोलो वाई बोलो एक ही बात है। यहाँ पर देखो एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो। तो वाई जीरो हो गया तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो मैं दोनों से ए कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ से जब आप ए कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे होगा वन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, देखो दो, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब इन दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कैसे कैसे पॉसिबल है, या तो ये जीरो होगा तब मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा, या फिर ये जीरो होगा तब मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि ए जो है वो जीरो से बड़ा है, तो ये तो पहला वाला जो केस बना था कि हम इसको जीरो लेंगे तो ये तो होगा नहीं। दैट मीन्स जब ये जीरो नहीं हो सकता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स जीरो कौन बनेगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, सिंस a is greater than 0, then x plus 1 is equal to 0, x is equal to माइनस वन। तो x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से माइनस वन, सो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे यहाँ से माइनस वन कॉमा जीरो। इसका क्या मतलब है कि इस टाइप के जो भी लाइन बनेंगी, ठीक है, जो भी लाइन बनेंगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ये। ठीक है, जितनी भी लाइन होंगी वो एक्स एक्सिस को इस कोऑर्डिनेट पे कट करेंगी सारी की सारी। ठीक है, बस इस बात को मैं लिख देती हूँ अब। एवरी लाइन कट्स द एक्स एक्सिस द सेम पॉइंट माइनस वन कॉमा जीरो। ठीक है, अब जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, पहली ऑब्जर्वेशन क्या कि सारी की सारी लाइन राइज करेंगी, दूसरी ऑब्जर्वेशन सारी की सारी जो लाइंस होंगी वो अबव द ओरिजिन होंगी, तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि सारी की सारी लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेंगी। अब मैं इनको कंपाइल करके एक साथ लिख देती हूँ अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को, जो भी इन इक्वेशंस के बीच में, इन फंक्शन के बीच में कॉमन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, common characteristics, first all have positive slope, all cut the y-axis above the origin, all pass through the fixed point on x-axis, that is माइनस वन कॉमा ज़ीरो। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। सो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब एक चीज़ मैं फिर से बता देती हूँ कि हमने इस बुक का, जो आपकी बुक है गणित मंजरी, इसका एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जाम्पल को स्किप नहीं किया है, सारे के सारे मैंने इन क्लासेस में कवर करा दिए। तो अगर आप क्लासेस को भी अच्छे से देख लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा चैप्टर लेंदी था और इम्पॉर्टेंट भी है, तो अगर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर करेंगे। तो तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, और इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। थैंक यू।